हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में AIB 17 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पूरा पेपर हिंदी मीडियम वालों के लिए है और इंग्लिश का पेपर जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा विथ आंसर। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरा पेपर इस तरह से मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा और साथ में आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पेपर रहेगा वो हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगा और साथ में मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो दोनों ही आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है, यानी कि ये पूछा गया है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 12 आपको बताना है। इसका सही आंसर डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा क्योंकि समय का अभाव रहेगा। आपका एग्ज़ाम यानी कि आज 18 तारीख है और 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो डायरेक्ट आंसर ही पढ़ेंगे, एक बार के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये बताता है इफेक्ट, एडॉप्शन के इफेक्ट को बताएगा, गोद लेने के प्रभाव को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? तो ऑप्शन है पारिवारिक दंगे, नहीं सॉरी, ऑप्शन है पारिवारिक पेंशन, दंगा पीड़ित याचिकाएं, उपेक्षित बच्चे, मकानदार किराएदार के मामले। तो मैं आपको बता दूं, PIL के लिए विचारणीय नहीं होंगे मामले मकानदार और किराएदार के मामले। बाकी ऑप्शन A, B, C के मामलों में PIL को दायर किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का जनक माना गया है न्यायमूर्ति PN भगवती साहब को, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? तो सीधे ही आंसर बताऊंगा, ऑप्शन डी ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना जनहित याचिका यानी कि PIL का यथार्थ उद्देश्य नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया है, तो निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट के रूप में उभर कर आया है, तो ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो ये रीट के बारे में पूछा गया है। कौन सी रीट? तो रीट होगी क्वो वारंटो यानी कि अधिकार प्रचा, तो ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, रीड्स बनाम बाल्डविन का केस सम्मिलित है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पूछा गया है, यानी कि ये इसका सिद्धांत था नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय, तो ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ऑडी अल्टरम पार्टम का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि जब भी निर्णय दिया जाएगा दूसरे पक्षकार को भी सुना जाएगा, तो ऑप्शन ए व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, अपने नियम बनाने के शक्ति का प्रयोग करते हुए डैश ऑफ इंडिया के अंतर्गत बार काउंसिल द्वारा नियम बने हुए हैं, तो एडवोकेट एक्ट बना हुआ है 1961 का, तो ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? तो ऑप्शन ए मानसिक विकार है, संक्रमित रूप से यौन रोग भी है, असाध्य विकृत चित्त भी है, लेकिन 3 महीने से कम समय से अलग अलग रहना नहीं है। अगर शादी हो गई है तो कम से कम 1 साल पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही डाइवोर्स के लिए पिटीशन दायर की जा सकती है, तो ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? तो सीधे ही ऑप्शन बताऊंगा, ऑप्शन सी भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 एक्ट बना हुआ है, जिसमें ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं, भारतीय ईसाई डाइवोर्स ले सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12,
यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यतीत हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के दिनों के अंदर डैश बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो कितने दिनों में जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन रहेगा सी 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है, यानी कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर नियम में परिवर्तन करके और डैश पारित करके किया जा सकता है, यानी कि कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं ये पूछा गया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति कंपनी के निदेशक मंडल फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ में तो न्यायालय कंपनी का पर्दा उठाएगा। तो कंपनी से रिलेटेड मामला है तो कंपनी विधि, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी को अपील। तो एनजीटी के लिए तो धारा 5A है, ऑप्शन बी के साथ में ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51A सब क्लॉज में जी, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, श्री ए जो नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था उसने साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री डैश में अपील कर सकता है। तो केवल उच्च न्यायालय में ही अपील कर सकते हैं, ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशयित है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा, प्राप्यकर्ता माना जाएगा, ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे, यानी कि प्राप्यकर्ता इनको माना जाएगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे, एक बार के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 में एड्रेसी, बिल्कुल प्राप्यकर्ता, ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या। तो ट्रेड यूनियन के लिए तो चाहिए कम से कम 7 लोग, तो ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतम कामकाज समझ सके उस भाषा में होना चाहिए। तो वो अंग्रेजी भाषा होगी, ऑप्शन बी के साथ में ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन डैश में घंटों से अधिक नहीं होगा। तो ये पूछा गया जनरली कि एक जो प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता है वो कितने घंटे पढ़ा सकता है। तो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार मिसकंडक्ट के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था। तो ये केस था प्रताप नारायण बनाम Y.P. रहेजा, तो ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले एफआईआर होगी, उसके बाद याचिका यानी कि पिटीशन होगी और उसके बाद बीमा कंपनी को समन होगा। तो ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उबी जस इबी रेमेडियन, यानी कि लैटिन की मैक्सिम है जहाँ अधिकार सती पूछा गया, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ।
तो ये केस था एसबी बनाम वाइट का केस, टॉट से पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको मेरी पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? मैंने आपको बताया था जब टॉट लॉ पढ़ाया था, ये मैक्सिमे डैमनम साइन इंजूरिया इसी पर बेस है। बाकी ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई 10 करोड़ अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार 10 करोड़ से अधिक की राशि है तो फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास जा सकते हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील हो सकती है, जो जिला आयोग से जाएंगे राज्य आयोग में, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो, तो ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख रुपए में एक आवासीय मकान क्रय किया। ठीक बात, उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया, 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ के 14 लाख पर कर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा? तो पूंजी लाभ से आय, टोटल 5 हेड है, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी हेड, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो ये कैपिटल गेन से टैक्स लिया जाएगा, तो ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है, अधिभोगी कहलाएगा। ऑप्शन ए, ये मिस टाइप हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए अधिभोगी ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए आहर्ता यानी कि योग्यता प्राप्त डैश को नियुक्त करना चाहिए, तो सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को, यहाँ पर बी नहीं लिखा है, बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और कर्ज भी उठाना है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय दीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, बी को डायरेक्ट क्षतिपूर्ति के लिए लाइबल नहीं कर सकता, ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्त या निहित प्राधिकार के अंतर्गत वो प्रतिस्थापित एजेंट कहलाएगा। ऑप्शन ए के साथ, बी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक डैश निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिक्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति से लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको A dash injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit. The defendant is thereby perpetually enjoined from the ascertain of a right or from the commission of an act
विच कुड बी कॉन्ट्रेरी टू द राइट ऑफ द प्लेंटिव। तो इसका सही आंसर होगा परपेचुअल। ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन बी चिरस्थायी। क्वेश्चन नंबर 35, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे डैश में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिए गए तरीके से ही प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दें तब तक उसे स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है। तो किराया या लाभ के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है तो उसे कहेंगे भोग बंधक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, श्री मनजोत मैसर्स सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैसर्स सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित अंतर्राज्यीय आपूर्तियाँ की हैं। दिल्ली कर योग्य आपूर्तियाँ 21 लाख, पंजाब कर मुक्त आपूर्तियाँ 6 लाख, उत्तर प्रदेश कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियों मतलब कि प्रत्येक क्रमशः 3 लाख, जम्मू और कश्मीर कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियाँ क्रमशः 8 लाख और 3 लाख। श्री मनजोत को जीएसटी के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकरण लेने की आवश्यकता है? तो फिर ये तो सभी जगह काम कर रहा है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नहीं, ये नहीं होगा। इसको ठीक से पढ़ते हैं एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। जहाँ जहाँ इसका पंजीकृत कार्यालय है यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पंजीकरण लेने की आवश्यकता होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब, तो जीएसटी की स्लैब हमेशा ही 0, 5, 12, 18 और 28 है। 2017 में लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। तो ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। जीएसटी की कुल 5 रेट हैं, 0, 5, 12, नहीं यहाँ गलत है, ये वाला स्लैब भी गलत दे रखी है इसमें। चलिए इंग्लिश वाले को पढ़ते हैं, यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द प्राइमरी जीएसटी स्लैब फॉर एनी रेगुलर टैक्स पेयर आर प्रेजेंटली, ऑप्शन है 0, 5, 12, 18, 26। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये एकदम परफेक्ट बता रहा है। 0, 5, 12, 18 और 28 ये रेट हैं। तो ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। 0, 5, 12, 18, 28 ये कुल 5 रेट हैं इंडिया में। नेक्स्ट, यहाँ पर मिसटाइप होकर के यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो फिर 0, 5, 12, 18 और 28 ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित परक्राम्य लिखित नहीं है? तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये तीनों आते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो बिलिंग रसीद इसका उदाहरण नहीं है, लिखित नहीं है, तो ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? संघ के
नौसेना, सैन्य, वायुसेना और सशस्त्र बलों के संबंधित सामरिक उद्देश्य हेतु जल एकत्रीकरण और जल संरक्षण संरचनाओं स्वच्छता की परियोजना के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के प्रोजेक्ट, खेल, स्वास्थ्य देखभाल, प्रवासन, परिवहन या अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए। तो ये तो सभी ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 3 और 4 जहाँ पर लिखा है बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है डैश के अलावा कोई होगा। तो ये सभी विशिष्ट व्यक्ति कहलाएंगे समुचित सरकार, सरकारी कंपनी, समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित या समुचित सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ या ट्रस्ट या सोसाइटी, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? तो पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। कंट्रोलर जनरल होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर का प्रकार नहीं है? तो कॉपीराइट है, पेटेंट भी है, डिजाइन भी है, ऐतिहासिक संकेत नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट, 44, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य होती है? तो बहुत फेमस केस है मौर्य बेबी बनाम धर्मदास घोष। ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, विधि निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से घोषणात्मक डिक्रियों के संबंध में सही कथन है? तो ऑप्शन है उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, यह विवेकाधीन प्रकृति का है। दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है। तो 45 में आंसर होगा सी, ऑप्शन यहाँ पर सी कर लो, ई की जगह सी, और यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया? अमेंडमेंट से पूछा गया है, तो वो अमेंडमेंट था 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2 के अर्थ के भीतर कानून, और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का। मौलिक अधिकार से जुड़ा केस गोलकनाथ का, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के समान नागरिक संहिता है, तो भारत के समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल डैश या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न उससे विभेद किया जाएगा। धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। ऑप्शन ए के साथ में ही जाएंगे, एक्यूरेट आंसर है। जिस मामले में यहाँ पर जिस नहीं है, किस मामले में, इसको काट दो यहाँ पर, किस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई साधारण प्रश्न अंतर्वलित है
उसका विनिश्चय करने के लिए प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी। तो बेंच बतानी कितने जज की होगी, 5 जजों की बेंच होगी। सारवान प्रश्न है तो फिर 5 जजों की बेंच बैठेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी खाली डैश से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300A of the Constitution of India, no shall be deprived of his property save by authority of law। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्सन। व्यक्ति ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 52, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है। तो कानून नहीं है 13 के अनुसार, तेरह में तो अल्पीकरण की बात की गई है, राज्य के बारे में 12 में बात की गई है। फिफ्टी टू को इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, रूल, बाई लॉज, कस्टम, यूजेज, नन ऑफ द अबव। तो आर्टिकल 13 बात करता है अल्पीकरण के बारे में। तो क्वेश्चन ही मिस टाइप है, चलिए छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची, शायद ये डिलीट भी हो गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची से संबंधित है। 7वीं अनुसूची, ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का शीर्षक किस में निहित है। तो ये आर्टिकल 393 में दे रखा है, तो ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं 12 से लेकर के 35 तक। नेक्स्ट, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर के 106 में दे रखा है। और चैप्टर है 4, जनरल एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति यानी कि सहमति एक वैध संपत्ति नहीं है। तो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई सती भय तथ्य की भांति के अंतर्गत दी गई, यदि विकृत व्यक्ति द्वारा दी गई। तो 57 में तो ऑप्शन डी होगा, तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, डैश नहीं है के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानव वध है, कल्पेबल होमिसाइड। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन कल्पेबल होमिसाइड ही है, ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे, धारा 299। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो अवधि डैश तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, दोनों, 2 वर्ष, ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है। संज्ञेय है और गैर जमानतीय है, तो ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ए अग्नि शस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि यदि वह जेड पर भवन छोड़ने का प्रयत्न करेगा तो वो उन पर जेड प्रयत्न करेंगे।
ऑप्शन ए, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा हिंदी में, 61 को इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए places man with firemen at the outlet of a building and tells Z that they will fire at Z. If Z attempts to leave the building, a guilty of wrongful confinement होगा ये। फिर अगर जेड को बंधक बनाया जाता है और कुछ लोगों को ए बाहर लगा देता है और जेड को कहता है कि बाहर नहीं जाओगे तो उसको फायर कर दिया जाएगा, तो फिर ऑप्शन ए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा, सदोष परिरोध। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। चलिए इंग्लिश में समझ में आ गया, हिंदी वाली लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही थी। हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि हिंदी में पेपर आता है, साथ में इंग्लिश में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A के अंतर्गत तर्क सौदे यानी कि तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध डैश कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया हो। तर्क सौदे यानी कि प्ली बार्गेनिंग, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 21A of CRPC are not applicable if the offence is committed against a child below the age of 14 years। हाँ बिल्कुल यही हो सकता है, बी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 यानी कि इन्फेंसी के बारे में बात करेंगे। एक अपराध दंडनीय है यदि वह डैश बालक द्वारा किया जाता है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया जाता है तो कोई अपराध नहीं है। 7 से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जितने पर्याप्त परिपक्व समझ प्राप्त कर ली है, यहाँ पूछा गया दंडनीय अपराध है तो दंडनीय अपराध है यदि उसमें समझ आ जाती है 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 10 वर्ष नहीं, 7 से 12 वर्ष, तो 63 में ऑप्शन बी ही होगा, ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए। तो गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट, तो ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट मेंस रिया की बात की जा रही है, गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित हैं? तो उपस्थिति के लिए 90 धारा 61 से लेकर के 90 तक दे रखी है और चैप्टर 6 है। तो CRPC का अध्याय 6, 65 में ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? संज्ञेय मामलों में कर सकता है, तो ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट, परिवाद पर संसित सम्मन विचारण बाद में जहां अभियुक्त पर सम्मन जारी किया गया है, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन को। In a summons trial case instituted on a complaint wherein the summons has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complainant shall entitle acquittal of the accused हो जाएगा। फिर बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे, अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की, परिवादी के पास क्या विकल्प है? पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना, निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोनों ही मामले होंगे। एसपी के पास में भी जा सकता है और सीआरपीसी की धारा 156(3) में कंप्लेन लेकर के मैजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेश हो सकता है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। जो देखो यहाँ पर एज आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ पुलिस स्टेशन आएंगे 15 से 65 वर्ष के बीच के व्यक्ति बयान देने के लिए। तो इनके अलावा 15 से कम है तो नहीं आएंगे, 65 वर्ष से ज़्यादा है तो नहीं आएंगे। तो 15 से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु, 15 से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु, ऑप्शन सी दे रखा है तो ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 दंड निरपेक्ष स्वरूप की है। ये निम्नलिखित में से किस बात? तो ये तो शाहबानो का केस था। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, फेमस केस है, मेंटेनेंस का केस है, बहुत बढ़िया केस है। इसके साथ शाहबानो को अलग से पढ़ना, सायरा बानो। सायरा बानो ट्रिपल तलाक का केस है, शाहबानो मेंटेनेंस का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास में है? तो उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त कोई भी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन 71 में होगा मुख्य न्यायिक सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ऑप्शन तीनों ही सही है तो ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे, तीनों को ही पावर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा, वादकालीन निषेधाज्ञा? ऑर्डर 39, सीपीसी का ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजेक्शन, टेम्पररी इंजेक्शन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है, बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद और दिल्ली दोनों में ही कर सकता है। बिल्कुल, बड़े क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकाटा की संकल्पना से संबंधित है? तो रेस जुडिकाटा धारा 11 में दे रखा है सीपीसी के, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 रुपये के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त आज्ञप्ति यानी कि डिग्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी हैं। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 रुपये की आज्ञप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है, जिसमें संयुक्त आज्ञप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति आज्ञप्ति के रूप में मानेगा। बिल्कुल ये हो सकता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट ए बी सी संयुक्त हिंदू परिवार के सदायभागी हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को समन्स दिया जाता है परंतु ए और बी को नहीं। इसको इंग्लिश में पढ़ा जाएगा तो ठीक रहेगा। 76 को A, B, C are co-partners of joint Hindu family. They jointly execute a mortgage in favor of Y. Y files a suit against all of them. Summons is served to C but not to A and B. None of them appears and an ex parte decree is passed against all. A and B
अपील applied to set aside the ex parte decree. The decree will be set aside against A, B and C. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। यदि कोई शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? शपथ पत्र भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए के साथ में ही जाएंगे। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है सहज दर से भाग में पढ़ी जाएगी। उस गृह या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या उस नगर या गांव के सहज दर से भाग में छपा की जाएगी। एक प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में छपा की जाएगी। यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित की जाने का निर्देश दे सकेगा जहां वह सामान्यतः निवास करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 78 चारों सही बातें बता रहा है, तो ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो द्वितीय अपील केवल विधि के साधारण प्रश्नों पर हो सकती है, ये तो सही बात है। द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न विधि के दोनों नहीं, ये बात गलत है। ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। आदेश 6 के अनुसार अभिवचन प्लीडिंग के अंतर्गत दोनों ही आते हैं, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? तो आदेश 22 ऑर्डर 22 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस गेस्टा के लिए सिद्धांत की सुसंगत तथ्य के लिए की चर्चा की गई है? तो रेस गेस्टा धारा 6 में दे रखा है, ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। और ये एक हियरसे एविडेंस का हियरसे एविडेंस यानी कि अनुचित साक्ष्य का एक अपवाद है। हियरसे एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर धारा 6 में है तो फिर वो एडमिसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृति हो सकती है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा में उपबंधित है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा होगी 19। धारा 19 में यह प्रोविजन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? न्यायिक साक्ष्य से तात्पर्य है तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। तो ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? धातु की प्लेट है, मानचित्र भी है, व्यंग्य चित्र यानी कि कैरिकेचर भी है। नहीं, इसको सही से पढ़ेंगे। दस्तावेज नहीं पूछा है, तो दस्तावेज नहीं पूछा है तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए, बी, सी तीनों है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा में के अंतर्गत दे रखी है? सीधा बेरेक से पूछा गया है, सीधा ही बेरेक से पूछ लिया है। तो ऑप्शन बी 113
बी के साथ में जाएंगे। अगर शादी को 7 साल पूरे नहीं होते हैं और उस महिला की, विवाहित महिला की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाएगा उसके पति के ऊपर, लेकिन अदरवाइज बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा हमेशा ही अभियोजन पक्ष पर। तो धारा 113 बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेकेंडरी एविडेंस नहीं है? मूल प्रतियों से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतियां जो प्रति इन प्रतियों के तुलनात्मक प्रतियों की परिशुद्धता की स्वयं शुद्धता देती है। तो है मूल प्रति से निर्मित ये तुलनात्मक प्रतियां तो ऑप्शन डी धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? धारा 26, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, धारा 26। नेक्स्ट, प्रतिवादी उस पर सम्मन की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर लेकर के आएगा लिखित कथन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में आबद्ध नहीं होगा। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाई डैश इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर। तो इसका आंसर होगा बोथ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 90 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 91, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? तो धारा 7, ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, निम्न किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाही को समान किया जा सकता है? अंतरिम विवाचन पंचाट, अंतरिम पंचाट जहां पर मध्य प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश दिया गया हो। तो ऑप्शन इसका रहेगा 92 का 1 और 3 सही आंसर होगा। अंतरिम विवाचन पंचाट जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्रवाई मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय उनके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अंडर सेक्शन 29 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, arbitral proceeding with more than one arbitrator and decision of the arbitral tribunal shall be made by majority of its member। ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस वाद लंबित रहने भरण पोषण वादकालीन भरण पोषण धारा 24 में दे रखा है। ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। 2 वर्षों तक अगर कंटिन्यू अनसाउंड माइंड का रहता है तो फिर डाइवोर्स के लिए पिटीशन दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के
प्रावधानों द्वारा शामिल होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1996 की कौन धारा इससे संबंधित है? धारा 5 होगी। इसको इंग्लिश में एक बार के लिए पढ़ लेते हैं। मुस्लिम वुमेन हैज ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 to 128 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 विच सेक्शन ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 डील विद इट। सेक्शन 5 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? तो बाइगेमी तो है, बिल्कुल बाइगेमी शून्य विवाह होता है। और प्रतिचित कोटि प्रोहिबिटेड डिग्री में आने वाले भी होते हैं, सपिंडा रिलेशनशिप वाले में भी होते हैं, शून्य विवाह हो जाएंगे, यानी कि वॉइड मैरिज होती है। लेकिन नहीं पूछा गया है तो फिर बाल विवाह के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। 5 शर्तें हैं। पहली, एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। सेकंड, मेंटल हेल्थ दोनों की सही होनी चाहिए। थर्ड, एज मेल 21, फीमेल 18 ईयर्स। और फोर्थ, प्रोहिबिटेड डिग्री के भीतर नहीं आने चाहिए। 5 दे रखी है कंडीशन, सपिंडा रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहिए। तो एक ही सेक्शन है धारा 5 सब क्लॉज 3 में, सब सेक्शन 3 में दे रखा है कि बाल विवाह अगर होता है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सपिंड संबंध से क्या तात्पर्य है? सपिंड का मतलब होगा माता की तरफ से 3 पीढ़ी, पिता की तरफ से 5 पीढ़ी। ऑप्शन ए गलत है। माता की तरफ से तीसरी पीढ़ी, पिता की तरफ, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन 100, अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन से क्या तात्पर्य है? पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई संस्वीकृति एक्स्ट्रा जुडिशियल संस्वीकृति कहलाती है। तो ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, ये तो फिर जुडिशियल कन्वेंशन हो जाएगा। तो ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे, ये सही है। तो ये था AIB 17 का पेपर। AIB 17 का क्वेश्चन पेपर। तो ये इसका ठीक था, मॉडरेट था, ना तो ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था। तो इसी प्रकार का पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है, 50 सवालों को ढूंढ के पहले सही करना है। चाहे उसके लिए 2 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 50 सवालों को 100 में से ढूंढ के पहले सही करने हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या करना है आपको, 100 में से 50 सवाल पहले ढूंढ के सही करने हैं। उसमें अगर आपके 2 घंटे भी लग जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट 1 घंटे में आप 50 सवाल कर लोगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डायरेक्ट आप लेकर के जा सकते हो। 19 सब्जेक्ट के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का, CPC का, CRPC, IPC, एविडेंस, फैमिली लॉ यानी कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बिजनेस लॉ में आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, SRA का, NI एक्ट का, लॉ ऑफ टॉर्ट का, MV एक्ट का, CP एक्ट का, PIL, एडवोकेट एक्ट, ADR, टैक्सेशन लॉ, लेबर लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ, साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट, यानी कि 19 सब्जेक्ट सबके डायरेक्ट आप लेकर के जा सकते हो। ये वहम मत पालना कि आपको रोका जाएगा, बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा। BCI की तरफ से BCI ने खुला बोल रखा है कि आप ओपन बुक एग्जाम में बैरक लेकर के जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि बैरक विदाउट शॉर्ट नोट वाले होने चाहिए। अगर विदाउट शॉर्ट नोट वाले नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है, विदाउट शॉर्ट नोट आपको लेकर के जाना है एग्ज़ाम में। और अगर आपके पास में सारे बैरक होंगे तो आपका मार्जिन बढ़ जाएगा और चांसेस भी बढ़ जाएंगे क्वालिफाई करने के। क्योंकि मुझे पता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है वहाँ तक 20 सवाल आपके बैरक से आएंगे और 30 सवाल आपको
ढूंढ के सही करने हैं। तो इस तरह आप 50 सवाल ढूंढ के सही कर लोगे तो यही क्राइटेरिया बैठ रहा है, यानी कि जनरल, ओबीसी इनके लिए 45 है, एससी एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 40% है। तो ये तो क्राइटेरिया पूरा हो ही जाएगा, अगर अच्छे से आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। और ये 4 दिन जो मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ये है 4 डे स्टडी प्लान जो मैंने तैयार किया है। 18 तारीख को आप ये वाला प्लान, ये वाला जो कैटेगरी है इसको अच्छे से फॉलो कर लो, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लो। 19 तारीख को आप इसको पढ़ लो और 20 तारीख को आप इसको पढ़ लो, 21 को आप छोटा वाला पोर्शन कर लो। ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट सब्जेक्ट के साथ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और साथ में शॉर्ट नोट भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हो। 4 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ढंग से ईमानदारी से पढ़ाई कर ली तो आपका एआईबी में सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देख लो पोर्शन क्या है। पहला पोर्शन जो है वो अगर आप 18 तारीख को यानी कि आज अच्छे से क्लियर करते हो तो 46 मार्जिन का है, 46 नंबर का पहला पोर्शन है, मेजर पार्ट है। उसके बाद अगर 19 तारीख को आप ये वाले पोर्शन करते हो, फैमिली लॉ, बिजनेस लॉ और लॉ ऑफ टॉट को, तो ये 21 नंबर का है। उसके बाद आपको 20 तारीख को कुछ भी नहीं करना है, हल्का सा पोर्शन है 23 मार्क्स का, जिसमें 4 नंबर के सब्जेक्ट आएंगे। और फिर लास्ट डे जो आपका 21 तारीख है, जो आप घर से निकलोगे एग्ज़ाम लेने के लिए, 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और 21 तारीख को आपको घर से निकलना ही होगा एग्ज़ाम के लिए। एक दिन पहले आपको पहुंचना है। और ये 10 नंबर वाला पोर्शन तो आप 1 या 2 घंटे में भी कर सकते हो, छोटा पोर्शन है। तो इस तरह से आप 4 दिन में अच्छे से पढ़ाई करके 4 डे स्टडी प्लान को अच्छे से अप्लाई करके अपना एआईबी निकाल सकते हो, ठीक है। ये प्लान है, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अभी मैं आपको टेलीग्राम भी बता देता हूँ। ये रहेगा टेलीग्राम चैनल लॉ फैक्ट क्लासेस का, जहाँ पर आपको अभी 1382 छात्रों ने सब्सक्राइब कर रखा है और सभी को ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई है। आपके चारों जो मैंने कैटेगरी बताई है, चारों कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ये 46 की है, ये 20, 8 और 8 16 और 5 21, 21 की है, ये 23 की है और ये 10 नंबर की है। इस प्रकार से आपको पूरा ही मिल जाएगा, पूरा ही मटेरियल मिल जाएगा। साथ में आप देखो जितनी भी सब्जेक्ट मैंने कवर करवाई है उन सब की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस की ए बुक, एमसीक्यूज है 1000, वो भी मैंने प्रोवाइड करवा दी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। और वो जो मैंने पेपर करवाया आज AIB 17 का, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा विथ आंसर्स। धन्यवाद।